नमस्कार, वेलकम, स्वागत, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। ये तारीख वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने मुकर्रर करी थी और सालों से चली आ रही है। अब की के वर्ल्ड हार्ट डे का स्लोगन है यूज़ हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, यानी अपने दिल की सुनिए और दिल की और नसों की बीमारियों से बचिए और बचाइए। हार्ट यानी दिल हमारे बॉडी का बहुत अहम ऑर्गन है। इनफैक्ट हार्ट और ब्रेन सबसे इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, इसलिए कि हार्ट कभी सोता नहीं है। दिन रात, सुबह शाम, हर साल, हर महीने, हर दिन, हर घंटे काम करता रहता है और आपके बिना कहे करता है। उसके लिए आपको उसे याद नहीं दिलाना पड़ता। ये हार्ट का मकसद है कि आपके बॉडी के हर ऑर्गन को, हर अंग को ऑक्सीजन और बहुत सारे न्यूट्रिएंट फैक्टर्स पहुंचाए। कहाँ से? या तो पेट से एब्जॉर्ब होते हैं, या लिवर से, पैंक्रियास से, अलग अलग ग्लैंड से, बॉडी पार्ट से बनते हैं और उनको जगह जगह पर इंक्लूडिंग ब्रेन पहुंचाना पड़ता है, जिससे कि सारे अंग, सारे ऑर्गन अच्छे से दिन रात काम करते रहें। इसलिए हार्ट को कभी आराम नहीं दिया जा सकता। हार्ट को निरंतर चलते रहना है। हार्ट कैसे ये सब काम करता है, ये आज हम आपको बताने की चेष्टा करेंगे। हार्ट से बड़ी सी एक वेसल निकलती है जिसको एओर्टा कहा जाता है। एओर्टा से बहुत सारी ब्रांचेस सारे अंगों को, सारे बॉडी पार्ट्स को निकलती हैं और सारे बॉडी के कोनों कोनों तक जाती हैं। ब्रांच निकलने के बाद उनके 1, 2, 3 छोटे छोटे ब्रांचेस होते जाते हैं। फिर वो बहुत महीन आर्टीरियोल बनते हैं और फिर कैपिलरी, जो कि एक नज़र से नहीं देखी जा सकती, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। ये इतनी ज़्यादा हर बॉडी पार्ट में फैली हैं कि अगर ये आर्टरीज और कैपिलरीज को एक सिरे से रखा जाए तो ये हज़ारों मील दूर तक जाएंगे। इन्हीं के द्वारा हार्ट अपनी पंपिंग से, जो कि हमेशा चलती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सब जगह पहुंचाता है। हार्ट यानी दिल हमारी बात हमेशा सुनता है और देखता है और उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। मिनट मिनट, घंटे घंटे उसको मालूम रहता है कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसी हिसाब से दिल की गति यानी हार्ट रेट और दिल की एफिशिएंसी यानी पंपिंग घटती बढ़ती रहती है। अगर हम सो रहे हैं, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट मिनिमल है, तो हार्ट रेट भी ड्रॉप कर जाता है, इवन 50-60 तक जा सकता है और उसकी पंपिंग भी जो है धीमे धीमे चलती रहती है। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, कोई ट्रेन या बस पकड़ना चाहते हैं, सामान उठा के जा रहे हैं, हम उत्तेजित हो गए हैं, हम किसी से बहस में हैं, हम स्ट्रेस में हैं, हमारे साथ कोई घटना हो गई है, तो हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा और हमारी पंपिंग भी तेज़ हो जाएगी, जिसे कभी कभी हम लोग धड़कन की तरह महसूस करते हैं। ये बहुत अहम है क्योंकि हमें दिल को बताना नहीं पड़ता कि हमारी ज़रूरत कितनी है, वो पहले ही भांप लेता है। हार्ट रेट का जहाँ तक सवाल है, बचपन में यानी नवजात शिशु में हार्ट रेट करीब 130 से 140 की गति पर चलता है प्रति मिनट। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हार्ट रेट धीमा होता जाता है और हमें एडल्ट तक पहुंचने में नॉर्मल हार्ट रेट, जो कि एक
बिना बीमारी के या नॉर्मल हार्ट के आदमी या औरत को होगा वो 60 से 100 प्रति मिनट के बीच होता है। ये रेंज है। कभी भी ये कहना कि हार्ट रेट 70 होना चाहिए, ज़्यादा नहीं कम नहीं, ये गलत है, क्योंकि हमारी एक्टिविटी, हमारी ज़रूरत भी बदलती रहती है। जब हमारी अवस्था 60 या 65 के ऊपर होती है तो हमारा नॉर्मल हार्ट रेट भी धीमा हो जाता है, क्योंकि बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। पर हाँ, अगर हार्ट रेट बहुत धीमा हो जाए या बहुत तेज़ हो जाए तो ये बीमारी भी मानी जाती है। गर्भ में जब हार्ट यानी दिल का डेवलपमेंट होता है तो वो गर्भ होने के 4थे से 8वें हफ्ते के बीच में ज़्यादातर होता है, और 12 हफ्ते तक होते होते हार्ट अपनी करीब करीब फाइनल शेप ले लेता है। ये बहुत अहम पीरियड है। क्योंकि अगर इस दौरान माता के पास कोई वातावरण की प्रॉब्लम या कोई दवाइयाँ दे दी जाएं, रेडिएशन का एक्सपोजर हो या और कोई टॉक्सिक मटेरियल का एक्सपोजर हो, तो ये फीटस में डेवलपमेंट में नुकसान कर सकता है और इससे कई तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जो बाद में या तो गर्भ को पैदा ही नहीं होने देंगी और वो लाइव बर्थ नहीं हो पाएगी, या फिर उसमें दिल की बीमारियां पैदाइश से रहेंगी, जिनको कंजेंटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं। ये बीमारियां या तो कॉमनली जैसे होल इन हार्ट यानी दिल में छेद कहा जाता है उस तरह की हो सकती है, या कुछ वाल्व लीक कर सकते हैं, या कुछ नसें एक दूसरे से जुड़ी रह सकती हैं या जिनको जुड़ा रहना चाहिए वो अलग हो जाती हैं। इस तरह की कई कॉम्प्लेक्स बीमारियां हो सकती हैं। पिछले 100-200 साल में इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी स्टडीज़, इसकी जांच और इसके इलाज होने की वजह से ज़्यादातर बीमारियां या तो बिना ऑपरेशन के या छोटे और बड़े ऑपरेशंस के द्वारा ठीक करी जा सकती हैं, बशर्त ये है कि ये बहुत देर ना हो इनको पता करने में, इनको डायग्नोस करने में, और सही डायग्नोसिस हो जाए तो ज़्यादातर ऐसे बच्चे नॉर्मल एडल्टहुड में रह सकते हैं और इनका लाइफ स्पैन भी नॉर्मल होगा। ये एक तरह की बीमारी होती है। हार्ट में कई और तरह की अहम बीमारियां होती हैं जो कि काफ़ी फैली हुई हैं और उनके बारे में भी जानकारी आवश्यक है। पहली बात तो हार्ट में 4 वाल्व होते हैं जिससे कि खून का दौरान एक ही तरफ हो, वापस लीक ना हो। तो इन वाल्व में अगर सिकुड़न आ जाए या ये लीक करने लगें, इनके पल्ले ख़राब हो जाएं या पल्ले ठीक से ना बने हों तो प्रॉब्लम आएगी। इस तरह की कि मरीज़ की सांस फूलेगी या उसमें बदन में सूजन आएगी, जिसे हम लोग हार्ट फेलियर कहते हैं। तो ये कैसे आती है? कई बार रोमैटिक हार्ट डिजीज़ यानी कि बचपन में गले की तकलीफ़ से या गले के इन्फेक्शन से वाल्व पे भी असर पड़ता है, वरना बड़े होने पर कई और तरीक़ों से, ख़ासकर कोई इन्फेक्शन हो जाने से वाल्व में ख़राबी आ सकती है। इसके अलावा हार्ट की मसल की भी बीमारी होती है। अब मसल की बीमारी या तो खून का दौरान रुकने से होगी, तब तो अटैक हो जाएगा, पर अगर मसल अपने आप कमज़ोर पड़ने लगे, ठीक से कंट्रैक्शन ना कर पाए, ठीक से पंपिंग ना कर पाए, तो हार्ट की रिक्वायरमेंट जो है बढ़ती जाती है और एफिशिएंसी कम होती जाती है। इसलिए मसल या तो जो है मोटा होने की कोशिश करेगी कि ज़्यादा सेल्स हों तो हम एफिशिएंसी बेहतर कर पाएँ, या फिर हार्ट अपना साइज़ बढ़ाने लगता है जिससे कि पंपिंग के दौरान थोड़ा ज़्यादा ब्लड पंप किया जा सके। ऐसा ज़्यादातर हो नहीं पाता है और एफिशिएंसी कम होने से फिर हार्ट फेलियर की सिचुएशन आने लगती है। इसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं और ये कई वजहों से होती है। कुछ इन्फेक्शन हो, जैसे वायरल इन्फेक्शंस, आजकल ये कोविड इन्फेक्शन से कोविड मायोकार्डाइटिस होती है और इससे भी कार्डियोमायोपैथी और हार्ट फेलियर देखा गया है। कुछ और तरह के इन्फेक्शंस एलर्जिक हो
या कोई कीटाणु से हों, ये सब इन्फेक्शन करके मसल को वीक कर देते हैं। इस तरह के कई और वजह होती हैं। ख़ासकर ये भी देखा गया है कि अल्कोहल यानी मदरा का सेवन जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं उनमें ये बीमारी ज़्यादा होती है और इसको अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। अगर अल्कोहल की एकदम से बहुत मात्रा ले ली जाए, जिसे बिंज ड्रिंकिंग कहते हैं, तब इसका होने का ज़्यादा चांस रहता है। ये भी देखा गया है कि गर्भ के दौरान जब प्रेगनेंसी रहती है, अगर कई औरतों में ये कार्डियोमायोपैथी डेवलप कर जाती है, इसको पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। और ज़्यादातर ये गर्भ पूरा होने के करीब 5 से 6 महीने बाद अपने आप ठीक हो जाती है, मगर ज़रूरी नहीं है और हो सकता है ये बाद तक रहे और इसका इलाज लंबा चले। तो हम लोग को इन बीमारियों के बारे में भी सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा पेरिकार्डियम होता है, यानी हार्ट के चारों तरफ एक झिल्ली होती है जो कि उसको प्रोटेक्टेड रखती है और उसके प्रेशर को कंट्रोल करती है। अगर इस झिल्ली में सूजन आ जाए, जैसे टीबी के इन्फेक्शन से आती है, तो उसे ट्यूबरकुलर पेरिकार्डाइटिस कहते हैं और कभी कभी उससे पानी भरने लगता है। तो हार्ट के चारों तरफ झिल्ली है और झिल्ली और हार्ट के मसल के बीच पानी भरता चला जाता है और थोड़ा सा भी पानी अगर बढ़ने लगे तो हार्ट दबता है और ये बड़ी घातक सिचुएशन हो सकती है। कभी कभी जब सूजन बहुत सालों तक रहे पेरिकार्डियम की, तो वो हार्ट की मसल को दबाने लगती है, उसको फैलने नहीं देती। जब तक मसल फैलेगी नहीं तब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो जब हार्ट की मसल फैल नहीं पाती है तो उसे कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस कहते हैं और इसमें ऑपरेशन से वो झिल्ली का पोर्शन हटा दिया जाता है। तो उसके बाद ज़्यादातर ये पूरी तरह ठीक हो जाता है। इसी तरह कुछ और हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं जो कि दिल की गति बढ़ने या घटने से होते हैं। अब हम लोग ने ये तो तय कर लिया कि दिल की गति नॉर्मल 60 से 100 प्रति मिनट के बीच होती है एडल्ट में। कभी कभी एकदम से धड़कन बढ़ जाती है और वो आधे 1 घंटे 2 घंटे तक भी रहेगी और उसमें ज़्यादा देर रहे तो मरीज़ को परेशानी और मूर्छा यानी चक्कर, बेहोशी भी आ सकती है। इसे टैकीकार्डिया कहते हैं, जो कि कई तरह का होता है, पर सबसे घातक इसमें वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, जो कि ज़्यादातर हार्ट की धमनियों की खराबी की वजह से होता है और इसमें अगर तुरंत 5, 6, 10 मिनट के अंदर ना इलाज दिया जाए तो ये घातक होगा। कई बार ये टैकीकार्डिया वेंट्रिकुलर ना होकर सुप्रा वेंट्रिकुलर होता है, जो कि कई घंटों तक चल सकता है। मरीज़ को परमानेंट नुकसान नहीं होगा, मगर इसमें परेशानी बहुत होती है, बहुत लक्षण होते हैं, सिम्टम, धड़कन, सांस फूलना, उसमें पसीने आना, ये सब भी हो सकता है और उसको लगेगा कि हमें हार्ट अटैक हो रहा है। ये धड़कन ज़्यादातर अपने आप रुक जाती है। इसकी कुछ दवाइयाँ होती हैं और अगर ठीक से इसका पता लग जाए, इसकी कन्फर्मेशन हो जाए, तो इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन यानी तार के द्वारा बिना बेहोश किए मरीज़ को पैर की या हाथ की नसों से तार डालकर इसको ठीक किया जाता है। कई बीमारियां जो काफ़ी कॉमन हैं, काफ़ी फैली हुई हैं, कि दिल की गति धीमी हो जाती है। जो हमारा दिल का बिजली का सिस्टम है, आपके घर में जैसे 3 फेज़ आते हैं, इसी तरह हमारे हार्ट में भी 3 तार जाते हैं जो कि बिजली का करंट हर कोने में पहुंचाते हैं। अब आप कहेंगे कि हार्ट को बिजली करंट की क्या ज़रूरत है? हार्ट को बिजली के करंट की इसलिए ज़रूरत है कि वरना वो हर 1 सेकंड पे कैसे जो है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगा, उसकी मसल को स्टिमुलस चाहिए। ये बिजली का करंट अपने आप बनता है और अपने आप डिके करता है। यही सबसे खासियत है कि हार्ट की पंपिंग अपने आप बिना कहे, बिना रिमाइंड किए चलती रहती है। ये बिजली का करंट अगर कहीं रुक जाए, तार खराब हो जाए, तो उसमें हार्ट ब्लॉक हो जाता है। हार्ट ब्लॉक कई तरह के होते हैं। कई हार्ट ब्लॉक्स का पहले से पता नहीं रहता और एकदम जब पूरी तरह बंद हो जाए
तब मरीज़ को बेहोशी होती है और कई मिनट तक वो बिल्कुल मूर्छा की स्टेट में चला जाता है। कई बार ये बेहोशी परमानेंट हो जाती है, इससे वो रिकवर नहीं करेंगे, मगर अगर पता लग जाए तो इसको पेसमेकर द्वारा अच्छे से इलाज हो जाता है। पेसमेकर एक छोटी सी मशीन होती है जो कि कंधे के पास एक लोकल एनेस्थीसिया का ऑपरेशन करके लगा दी जाती है और उसके तार जो हैं वो हार्ट के अंदर फिक्स कर दिए जाते हैं। ये तार कई तरह के होते हैं, पेसमेकर भी बहुत तरह के हैं, और पेसमेकर अब नए तरह के डिफिब्रिलेटर भी बनते हैं, जिससे कि जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का मेंशन किया गया उसको वो बिना किसी एक्सटर्नल मशीन के अंदर से ही ठीक कर लेते हैं। तो ये सब बहुत सारे एडवांसेस हुए हैं, बहुत कई तरह के पेसमेकर बनाए गए हैं और बहुत तरह के मरीज़ों में लगते भी हैं, पर पहले सही जानकारी, सही डायग्नोसिस और सही इलाज का तय होना बहुत आवश्यक होता है। अब सवाल उठता है कि हार्ट की मसल को कहाँ से ब्लड मिलता है, उसको भी तो काम करना है और उसको तो निरंतर काम करना है। तो हार्ट से जब एओर्टा यानी सबसे बड़ी नस निकलती है, उसमें सबसे पहले दो नसें जिनको कॉर्नरी आर्टरीज़ या कॉर्नरी धमनियाँ कहा जाता है वो निकलती हैं और वो हार्ट की मसल को चारों तरफ से घेर कर उनको ब्लड और न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं। ये कॉर्नरी आर्टरीज़ दाहिनी तरफ आमूमन एक होती है और बाईं तरफ एक बड़ी निकलकर दो में विभाजन हो जाता है और दो यानी कि पूरी तरह से 3 कॉर्नरी आर्टरीज़ हार्ट की मसल को सप्लाई करती हैं। इसमें कभी कभी कुछ वेरिएशंस भी हो सकते हैं। अब ये कॉर्नरी आर्टरीज़ हार्ट की मसल की देखरेख करती हैं कि उनको हमेशा ब्लड जाता रहे, और इसीलिए इनमें अगर कहीं भी कोई रुकावट होगी जो कि धीमे धीमे पैदा हो सकती है या एकदम से हो सकती है, तभी जिसे हम हार्ट अटैक या दिल का दौरा या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन समझते हैं और जो कि कॉमन लैंग्वेज में सबसे अहम हार्ट की बीमारी माना जाता है, वो होता है। ये भी समझना चाहिए कि यही प्रोसेस अगर ब्रेन में हो तो पैरालिसिस या फालिज, स्ट्रोक ये होता है और इवन सडन डेथ हो जाती है। सडन डेथ कब होगी? या तो हार्ट की आर्टरीज बंद हो या ब्रेन की हो। यही 2 कंडीशन हैं जो ज़्यादातर सडन डेथ पैदा करते हैं। अब हम लोग कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ यानी दिल की धमनियों की बीमारी पे आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई करी जाती है कि दिल की बीमारी है और इससे हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा। इससे सबसे ज़्यादा डर भी पैदा होता है और बहुत से लोग बहुत परेशान रहते हैं कि हमें ऐसा ना हो जाए, और उनका यही सवाल होगा कि हम क्या करें कि ऐसा हमें कभी ना हो। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि हमारी उम्र जो है वो इंडेफिनिट नहीं हो सकती, इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, मगर उनको अच्छे से अगर टैकल किया जाए तो हम एक होलसम टर्म्स में हेल्दी एल्डरली एज तक जा सकते हैं और फंक्शनल रह सकते हैं। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ दुनिया की सबसे कॉमन और सबसे घातक बीमारी है, ये पहले तो हमें समझना चाहिए। हम लोग को ज़्यादातर कहा जाता है कि इन्फेक्शन से या कैंसर से इससे ज़्यादा ख़तरा होता है, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फिगर्स देखी जाएं तो पिछले कई सालों से कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ और जो यही प्रोसेस ब्रेन में होती है स्ट्रोक्स की, जिसको कि सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं, ये मिलाकर इनकी इंसिडेंस और प्रिवेलेंस कहीं ज़्यादा है। चाहे हम सारे कैंसर्स को आपस में कंबाइन कर दें, सारे एक्सीडेंट्स मिला दें, तब भी इनकी फिगर्स उनसे कहीं ज़्यादा है। कैंसर का डर ज़्यादा होता है। कैंसर से ऐसा शब्द है कि सब लोग जल्दी से डर जाएंगे, पर कैंसर को भी आजकल अगर आप शुरू में पकड़ लें तो ज़्यादातर कैंसर पूरी तरह से क्योर हो जाते हैं, पूरी तरह से इलाज हो जाता है।
हार्ट डिजीज़ में ऐसा नहीं है। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ अगर एक बार डेवलप हो जाए तो वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी, कंट्रोल में रहेगी। हो सकता है हमें परेशान न करे, हमें थोड़ी सी दवा लेनी हो और हमें कोई अटैक ना हो, ये हो सकता है, मगर बीमारी अपनी जगह बनी रहेगी। इन बीमारियों को जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़, इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी NCD कहा जाता है, क्योंकि ये किसी कीटाणु या इन्फेक्शन से नहीं होते हैं। वैसे कई थ्योरीज़ हैं कि कभी कोई इन्फेक्शन हो वो ये बढ़ा दे या इसको शुरू कर दे, पर इसको अभी तक प्रमाणित नहीं किया गया है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ अगर देखा जाए तो एल्डरली एज में 80% डेथ्स का कारण होती हैं, अगर कोई इन्फेक्शन या एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो इसीलिए इनके बारे में समझदारी, जानकारी और इनकी इन्फॉर्मेशन, जैसा मैंने शुरू में कहा, यूज़ हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, इनकी जानकारी अगर आपके पास होगी, आप इन्फॉर्म चॉइसेस लेंगे, आप अपने स्वास्थ्य के बारे में समझ से काम लेंगे और बेहतर रहेंगे। तो इनके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स को दो में डिवाइड किया जा सकता है, एक नॉन मॉडिफाइबल, एक मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल का मतलब है कि जिनमें हम कुछ अपनी तरफ से दवाओं के या एहतियात के अलावा नहीं कर सकते। जैसे हमारी उम्र, अगर हमारी उम्र बढ़ रही है तो वो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। जैसे मेल सेक्स, अगर आदमी को ये बीमारी ज़्यादा होगी औरतों के कंपैरिजन में, मगर ये भी समझना चाहिए कि औरतों का जब मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद ये बीमारी उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ती है और कुछ सालों में करीब करीब मेल्स तक वो कैचअप कर लेती है। इसी तरह यंग पेशेंट्स यानी जो 20 साल 30 साल के हैं, उनमें ये बीमारी तो कम होती है, मगर कुछ वजहों से अब हम उनमें अटैक्स और हार्ट अटैक्स और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ज़्यादा देखने लगे हैं। ये भी एक चिंता का विषय है। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में एज हुआ, हमारी मेल हैं या फीमेल, इस पे डिपेंड करेगा। डायबिटीज़ हुई, ब्लड प्रेशर हुई, कोलेस्ट्रॉल हुआ। अब रहे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्मोकिंग। किसी भी तरह टोबैको का इस्तेमाल करना हार्ट के लिए घातक है। सिर्फ सिगरेट या बीड़ी ही नहीं, अगर हम स्मोकलेस टोबैको, जो यानी हम चू करके लेते हैं, जो कि बहुत सारे फॉर्म्स में रहती है, खैनी हुआ या और भी चीज़ें जिसको लोग तंबाकू में मिलाकर खाते हैं, कुछ पान मसाले में भी तंबाकू होता है। तंबाकू का किसी भी तरह का सेवन हार्ट के लिए घातक है। अगला आता है अल्कोहल। अल्कोहल कम मात्रा में कोई ख़ास नुकसान नहीं करना चाहिए, कुछ लोगों को करता है पर ज़्यादातर को नहीं करेगा। पर दिक्कत यह है कि लोग इस मात्रा पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, और अगर ज़्यादा अल्कोहल लेंगे तो उससे ब्लड प्रेशर तो बहुत बढ़ता है और हार्ट की बीमारी पे भी असर पड़ेगा। एक हिंदुस्तानी स्टडी में, बहुत बड़ी स्टडी में देखा गया कि ये फिनोमेना कि कम मात्रा में अल्कोहल नुकसान नहीं करता है, ये हिंदुस्तानियों के लिए शायद सही नहीं है। और हम लोग की जेनेटिक्स में कुछ ऐसा है कि अगर कम मात्रा में भी अल्कोहल हो तो वो नुकसान करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा हमारा वज़न, अगर हम बहुत मोटे हो रहे हैं, ओबेसिटी हो रही है, हमारी डाइट ख़राब है, हमारा खाने का तरीका, पैटर्न, उसका कंटेंट ख़राब है, हम बहुत फ्राइड चीज़ें, नमक वाली चीज़ और अनहेल्दी फूड ले रहे हैं, हेल्दी फूड का सेवन नहीं कर रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हम अपनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपने वेट पे कंट्रोल नहीं रखे हैं, हम दिन भर बैठे रहते हैं, जिनको कि हम लोग काउच पोटैटो कहते हैं। अब ये प्रॉब्लम हमारे बच्चों में आने लगी है।
वो लोग दिन भर बैठ के या तो टीवी देखेंगे या मोबाइल पे गेम खेलते रहेंगे, कंप्यूटर पे रहेंगे। इवन अगर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स को देखा जाए तो उनको ये एडवाइस दी जाती है कि आप हर घंटे उठकर थोड़ा सा टहल लीजिए, हाथ पैर चला लीजिए। बिल्कुल बैठे रहना आपके लिए नुकसानदेह है और इससे कई बीमारियां हो जाती हैं। तो ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसमें कि हार्ट, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर आता है, ये फैक्टर्स ज़्यादातर के लिए कॉमन हैं। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आपका खान पान ठीक नहीं है, तो आपको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के भी होने की संभावना बढ़ जाती है। इन सब को मिलाकर अगर आप अपनी दिनचर्या या शैली को नियमित रखते हैं तो उसको हेल्दी लाइफ स्टाइल का नाम दिया गया है। इसमें सब चीज़ शामिल है कि आप अपना फिज़िकल कंट्रोल रखें, खाने पीने पर, वेट पर, नियमित एक्सरसाइज करें, अपने स्ट्रेस का मैनेजमेंट करें। अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, ये भी अच्छा नहीं है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और इससे अटैक भी होने की कई बार संभावना होती है। हम लोग देखते हैं कि कभी किसी को बहुत बुरी खबर मिली, एकदम से शॉक लगा और उनको हार्ट अटैक हो गया, तो ऐसा भी संभव होता है। तो इन सारे रिस्क फैक्टर्स का ध्यान रखना ही इसमें समझदारी है। तो अब ये समझा जाए कि जो नसें होती हैं, आर्टरीज़ यानी धमनियाँ, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉक कैसे पैदा होता है। जब नवजात शिशु होता है या बचपन में, आर्टरीज़ के अंदर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है जिसे एंडोथीलियम कहते हैं। और ये सिंगल लेयर ऑफ सेल के बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर हम उसमें आज नहीं जा रहे हैं। एंडोथीलियम धीमे धीमे जैसे एज बढ़ती है या किसी और इन्वायरमेंट फैक्टर से या वेट बढ़ने से या कोई और दवाओं के या टॉक्सिन्स के वजह से, ये एंडोथीलियम की सूजन आने लगती है जिसमें एंडोथीलियम मोटा हो जाता है। सिंगल सेल के बजाय डबल सेल, ट्रिपल सेल और कई जगह वो नस में धीमे धीमे ये परत मोटी होती जाती है। अब जब ऐसे हमारी उम्र बढ़ी, सेकेंड डिकेड आई, थर्ड डिकेड आई, हम 30 साल के हुए, 35 साल के, अगर तब तक हमारा एंडोथीलियम स्वस्थ है और बहुत मोटा नहीं हुआ है तो ज़्यादातर ये चांस रहेगा कि आगे भी ये ठीक रहेगा। पर अगर उस टाइम तक हमने अपने खान पान पे, एक्सरसाइज पे, वेट पे ध्यान नहीं दिया, कई बार बचपन में यंग एज पे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर हो जाता है। इन सब चीज़ों से ये एंडोथीलियम मोटा भी होता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल यानी वसा के पार्टिकल्स जमने लगते हैं। ये पार्टिकल्स जब जमते हैं तो एक पोर्शन जो है वो इसमें उठने लगता है, उसको प्लाक कहते हैं। प्लाक धीमे धीमे बढ़ सकता है या वहीं भी रह सकता है। ये भी इस पर निर्भर करेगा कि हम अपनी दिनचर्या को, लाइफ स्टाइल को कैसा रखते हैं। अगर हमने ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल कर लिया, हमने वेट कम कर लिया, एक्सरसाइज शुरू कर दी और फिज़िकली एक्टिव रहे, तो हो सकता है ये वहीं पे रुक जाए, उससे आगे नहीं बढ़े। अगर बढ़ता है तो इसमें कहीं भी सूजन आ सकती है और कुछ फैक्टर्स की वजह से, जो कि कुछ नोन होते हैं, कुछ अननोन होते हैं, कभी भी इसकी कवरिंग नष्ट हो सकती है, यानी प्लाक रप्चर हो जाएगा। और रप्चर होने से जो इसमें मटेरियल ये निकलेगा उससे तुरंत कई तरह के क्लॉट्स बन सकते हैं और जहाँ क्लॉट बनेंगे वो नस बंद हो जाएगी। अब कुछ क्लॉट ऐसे होते हैं जो कि पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे, यानी हल्की सी सिकुड़न को बढ़ा देंगे, उसके बाद पूरी तरह बंद नहीं होगा। तो उनसे कभी कभी हम लोग को एंजाइना की तकलीफ़ होती है। एंजाइना एक बीमारी नहीं है, एंजाइना एक लक्षण है। एंजाइना है कि हमको चलने फिरने पे या कोई मेहनत का काम करने पे ऊपर जबड़े से लेकर और नीचे नाभि तक सामने की तरफ अगर कोई तकलीफ़ हो रही है तो ये एंजाइना हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हो। हम कई बार लोग चुभन को और अपने चेस्ट के दाहिने तरफ, बाईं तरफ कुछ एक जगह पे चुभन हो गई या कोई चोट लग गई,
उससे अगर कोई दर्द हुआ या दबाने पे दर्द हुआ तो हम लोग बहुत घबरा जाते हैं और बहुत से मरीज़ आकर कहते हैं साहब हमें अटैक हो रहा है। ऐसा नहीं है, मगर हाँ, एंजाइना की तकलीफ़ जबड़े से लेकर और नीचे नाभि तक के रीजन में सामने की तरफ अगर कोई तकलीफ़ कुछ मेहनत का काम करने पे हो रही है तो एंजाइना की संभावना है। अगर यही तकलीफ़ बिना मेहनत किए बैठे बैठे रात में होने लगे और मरीज़ को पहले तकलीफ़ हो चुकी है या उसको डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर है, तब ये कई बार घातक हो सकता है। इसको अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं और इसका तुरंत डायग्नोसिस और इलाज करना चाहिए। अगर क्लॉट बना और उसने पूरी नस को बंद कर दिया, तब हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन या दिल का दौरा ये उस समय पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली 5 से 10% ऐसे दिल के दौरों में अस्पताल पहुंचने के पहले ही मृत्यु हो जाती है और इसको इसीलिए सबसे घातक बीमारी माना गया है। मगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अगर ऐसी कोई तकलीफ़ हो रही है जिसे हम जान रहे हैं कि प्रॉब्लम हो सकती है या इसमें बहुत सस्पिशन है कि देर तक ये अनस्टेबल एंजाइना चल रहा है और हमें अटैक हो रहा है, तो बजाय इसके कि हम किसी सही डॉक्टर से राय लें, अस्पताल पहुंचने की कोशिश करें, हम लोग पहले उस पर सोचेंगे। हम लोग कहेंगे ये गैस बन रही है, गैस का इलाज करेंगे, हम लोग कोई इधर उधर की दवा ले लेंगे, हम लोग अपने पड़ोसी से पूछेंगे, दोस्त से पूछेंगे कि भाई आप क्या दवा देंगे इसमें, पहले वही ट्राई कर लिया जाए। ऐसे में समय बर्बाद हो जाता है और अगर समय निकल गया तो इलाज भी ठीक नहीं होगा और नुकसान भी बहुत हो जाता है। तो इसमें क्या करना चाहिए? हमको पहले सतर्क रहना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। जैसा मैंने शुरू में कहा, यूज़ हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। हम अपनी जानकारी प्राप्त करें और दिल की सुने कि जिससे हमें दिल की बीमारी ना हो। दिल जो हमें सिग्नल दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, उसको हम नज़रअंदाज न करें। अगर हम सही टाइम पे डायग्नोसिस करवा लेते हैं, जो कैसे होगी, एक ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसमें 99% साइंस आ जाएंगे कि हार्ट अटैक की शुरुआत है या नहीं है। नहीं भी है तो इसमें दवाइयाँ लेनी चाहिए, पर अगर हार्ट अटैक की शुरुआत है तो उसको तुरंत एक अच्छे अस्पताल में जाकर इलाज कराना चाहिए। अब इलाज में क्या होगा कि जब पहले हमने डायग्नोसिस कर ली, उसके बाद बाकी चीज़ भी चेक हो गई, कुछ इमीडिएट फर्स्ट एड दवाइयाँ दे दी जाती हैं, जैसे एस्प्रिन है या और भी दवाइयाँ हैं। इनको अपने आप नहीं लेना चाहिए। अगर अपने आप बहुत दवाइयाँ लेंगे शक पर और बिना कंफर्म किए हुए, तो नुकसान कभी कभी हो सकता है। दवाइयाँ देने के बाद इसमें क्लॉट गलाने की दवाइयाँ होती हैं, जिनको थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी या क्लॉट बस्टर्स कहते हैं। इनको इंजेक्शन के दौर पे दिया जाता है और ये दवाइयाँ उस क्लॉट को तुरंत गला देने में आधे से ज़्यादा लोगों में सक्षम और सफल होती हैं। इससे क्या होता है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वो करीब करीब रिलीव हो जाएगा, या कुछ हद तक रिलीव होगा कि कम से कम पूरी तरह जो हार्ट अटैक डेवलप कर रहा था वो थोड़ा सा कम पड़ जाए, या आगे खून का दौरान थोड़ा थोड़ा होने लगे। सब में ये काम नहीं करेंगी, सिर्फ आधे यानी 50 से 60% लोगों में ही काम करेंगे। दूसरा इलाज जो कि ज़्यादा अहम, पक्का मगर एडवांस्ड है और हर जगह नहीं अवेलेबल है, वो ये है कि उसी समय एंजियोग्राफी करके नस को खोल दिया जाए, जैसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं। एंजियोप्लास्टी करके उसमें स्टेंट लगा दिया जाए और ज़्यादातर ये इलाज कंप्लीट रिलीफ देता है, पूरी तरह इलाज कर देता है और ये इलाज आगे के लिए भी सक्षम रहता है। अब रही बात कि अगर एक बार हमारा इलाज हो गया किसी भी तरह से, दवाइयों से, क्लॉट बस्टर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी से या एंजियोप्लास्टी से, तो इनके बाद हमें क्या करना चाहिए?
एक तो अगर थ्रोम्बोलिसिस हो गई है या सिर्फ दवाइयाँ मिली हैं, तब भी एंजियोग्राफी कराना तो ज़्यादातर मरीज़ों के लिए अहम है। अगर वो नहीं कराएंगे तो हमें पता नहीं लगेगा। और क्या नहीं पता लगेगा कि पहली बात तो जिस नस से अटैक हुआ है उसका क्या हाल है, और उसी के साथ बाकी नसों में भी प्रॉब्लम हो सकती है जो कि अभी तक बिना परेशानी के साइलेंट थी, उससे कोई हमें लक्षण नहीं हो रहा था। मगर अब जब अटैक हुआ है तो एंजियोग्राफी करके हमें पता करना अति आवश्यक है। एंजियोग्राफी की फाइंडिंग पर यह तय किया जाता है कि इसमें आगे क्या करना चाहिए। क्या बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है, कब होगी, कैसे होगी, कितनी नसों की होगी, या एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है। कई बार सारी नसें एंजियोप्लास्टी से भी ठीक करी जा सकती हैं। कई बार नसें इतनी ख़राब हो चुकी होती हैं कि उनमें एंजियोप्लास्टी नहीं काम करती, इसलिए उनमें बाईपास को बताया जाता है। ये सब सिचुएशंस होती हैं जो कि हार्ट के डॉक्टरों की टीम तय आपस में राय मशवरा करके तय करती है। मगर जब तक जांच नहीं होगी तब तक उसका उचित इलाज क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसका अंदाजे से नहीं चल सकता है। अगर हमारी एंजियोप्लास्टी हो गई, हम स्वस्थ हैं, हमको छुट्टी कर दी गई, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। हम लोग बहुत मरीज़ों को समझाते हैं, हिदायत देते हैं, काफ़ी लोग सुनते भी हैं और काफ़ी लोग समझते भी हैं, मगर हर कोई इस बात को नहीं समझता है। वो इसको अहमियत नहीं देते कि इसके आगे भी इलाज उतना ही अहम है जितना उस समय ज़रूरत थी। अगर आगे का इलाज नहीं सही होगा तो हमें दोबारा हो सकता है, दोबारा अटैक हो सकता है, तिबारा हो सकता है, जिस नस में नहीं हुआ है उसमें हो जाएगा। अगर हम उसके बाद एहतियात नहीं बरत रहे हैं, क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जितनी दवाइयाँ दी जा रही हैं उनको कायदे से नियमित रूप से लेना चाहिए। दवा को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम कुछ तरह की एंटीप्लेटलेट दवाएं छोड़ दें तो उसमें दोबारा स्टेंट बंद हो जाने की संभावना रहती है। हमको दवाओं के अलावा अपनी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर कितना हो ये डॉक्टर बताएंगे, डायबिटीज़ कब चेक हो, उसके लिए क्या दवा दी जा रही है, ये भी डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। हमारा कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारे खाने पीने का क्या रहेगा, हम कितनी एक्टिविटी कर सकते हैं, कब से शुरुआत कर सकते हैं, हम नॉर्मल अपनी रूटीन एक्टिविटी पे कब जा सकते हैं, हम लाइट एक्सरसाइज कब कर सकते हैं, ये सब समझाया जाता है और ये सब करना शुरू भी हो जाता है। बहुत से मरीज़ जिनमें कि अटैक शुरू में 6 घंटे में ठीक कर दिया गया, उनको तो 1 हफ्ते बाद हम लोग कहते हैं कि आप अपने ऑफिस जाइए, अपना व्यवसाय करिए, अपना घर का काम करिए, आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, बस दवा खाते रहिए। मगर यही चीज़ समझना, नाप तोल कर और उसको फॉलो करना, यही सबसे अहम होता है। अगर हम अपने वेट का ध्यान नहीं रखेंगे, हम अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं करेंगे, हम अपनी एंजाइटी, हम अपना टेंशन ये हमेशा जो है लिए घूमा फिरेंगे, तो फिर से रिकरेंस होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है।